नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप लोग। आज शुभ धनतेरस है। आप सभी को बहुत बहुत शुभ धनतेरस की शुभकामनाएं व बधाई। माँ लक्ष्मी आप पे हमेशा कृपा बनाए रखे। ऐसे खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम बात करेंगे लिमिटेड कंपनी के बारे में। लिमिटेड कंपनी क्या होती है और कंपनी एक्ट 2030 का उनके ऊपर क्या एप्लीकेशंस है। तो आइए बात करते हैं कि लिमिटेड कंपनी होती क्या है। लिमिटेड कंपनी जस्ट आप समझ लीजिए कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जो भी इनका सक्सेशन होता है वो उसके कंपनी एक्ट के आधार पे कंटिन्यू करता है। इसमें जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं और जो डायरेक्टर होते हैं वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। जो भी लिमिटेड कंपनी होता है वो रजिस्टर्ड आरओसी के तहत, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के तहत रजिस्टर्ड होता है और जो लायबिलिटीज होता है शेयर होल्डर का तो उसका लिमिटेड लायबिलिटीज होता है। जो भी उस शेयर होल्डर का जो भी अनपेड शेयर है उनकी लायबिलिटी उन्हीं तक सीमित रहती है। तो हम रिकैप करेंगे। लिमिटेड कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होता है और इनकी जो सक्सेशंस एज पर कंपनी एक्ट 2013 के आधार पे होता है। इनके जो शेयर होल्डर होता है वो ऑनर ऑफ द कंपनी होता है, मालिक होता है। जो डायरेक्टर होते हैं इनके एज एजेंट्स काम करता है। जो भी लिमिटेड कंपनी होती है वो आरओसी के तहत रजिस्टर्ड होता है। इनकी जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, वो केवल अनपेड शेयर के बराबर ही लिमिटेड होता है। टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ लिमिटेड कंपनी, एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होल्डर होते हैं इनकी जो राइट्स होती है वो लिमिटेड होता है। मतलब वो पब्लिक को ट्रांसफर्स नहीं कर सकते हैं। जो राइट टू जो शेयर की राइट होती है वो ट्रांसफ़र लिमिटेड होता है, पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग्स नहीं होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जस्ट इसके अपोजिट होती है। जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अप्लीकेबल होती है, जैसे राइट शेयर राइट जो ट्रांसफरेबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होता है। जो इनकी जो शेयर होती है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है तो पब्लिक लिमिटेड में इसके ठीक अपोजिट्स लागू होता है। और जो भी कंपनी जो प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं वर्क करती है, मतलब वो प्रॉफिट के लिए सम चैरिटेबल पर्पस या वेयर जो भी है, मतलब प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं कर रही है, वो भी सेक्शन 8 2013 कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। उनको मैंडेटरी कंपनी एक्ट 2030 सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी जो होता है, स्मॉल कंपनी में जहाँ पे शेयर जो पेडअप शेयर कैपिटल है, जो पेडअप शेयर कैपिटल है उस मैक्सिमम 4 करोड़ तक होता है। यदि इससे हायर अमाउंट जाते तो किसी भी कंडीशंस में 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। और वही हम प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करते हैं स्मॉल कंपनी की, तो मैक्सिमम 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे हायर अमाउंट की बातें करते हैं तो मैक्सिमम 100 करोड़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो शेयर पेडअप कैपिटल जो है इनका स्मॉल कंपनी में 4 करोड़ है, मैक्सिमम इससे ऊपर जाती है तो मैक्सिमम 10 करोड़ होगा। यदि यही प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है इनका 40 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि यही हायर अमाउंट के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 4 से 10 करोड़ पेडअप कैपिटल्स और 40 to 100 करोड़ प्रॉफिट एंड लॉस टर्नओवर्स का रेशियो स्मॉल कंपनी के लिए मस्ट है। सिंगल 1 पर्सन कंपनी, केवल 1 पर्सन 1 मेंबर ही होते हैं, उन्हें 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होते हैं वो सारे गवर्नमेंट कंपनी कहलाते हैं।
अब हम आइए बात करते हैं नंबर के बारे में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर 200 होते हैं। मतलब 2 से लेके 200 तक के पर्सन मिलके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता है। इसमें जो भी मेंबर होंगे एक्सक्लूडिंग जो भी एम्प्लॉय होंगे उनके छोड़ के हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ये सारे कंपनी एक्ट 2013 के तहत डिफाइन किया हुआ है। जो डायरेक्टर की संख्या होती है, जो भी डायरेक्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 होता है और 1 पर्सन कंपनी में 1 होता है। डायरेक्टर की संख्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 3 होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 होता है और 1 पर्सन कंपनी में 1 होता है। किसी भी कंडीशंस में मैक्सिमम डायरेक्टर की संख्या 15 होता है। यदि 15 से ऊपर डायरेक्टर्स अपॉइंट करना होता है तो इनको शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन के द्वारा पास करवाया जाता है। एवरी लिस्टेड कंपनी में या जहां पेडअप कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर है वहां एक वुमेन डायरेक्टर का होना मैंडेटरी गवर्नमेंट द्वारा किया गया है या कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस में है। जो भी कंपनी का पेडअप कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर है या कंपनी लिस्टेड है तो वहाँ एक वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी अपॉइंट किया जाना है। और यदि कंपनी लिस्टेड है तो 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। यदि कंपनी लिस्टेड है तो 1/3 ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। उसमें एक ऐसा भी डायरेक्टर होना मैंडेटरी है जो कम से कम प्रीवियस ईयर में 182 मिनिमम 182 डेज इंडिया में वो रहे हों। तो डायरेक्टर्स को हम फिर रिकैप करेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, 1 सिंगल कंपनी में 1 डायरेक्टर्स होना मैंडेटरी है। किसी भी केस में किसी भी कंपनी में 15 डायरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं। यदि 15 डायरेक्टर से ज़्यादा रखे जाते हैं तो ये शेयर होल्डिंग मीटिंग में रेजोल्यूशन के थ्रू पास कराया जाएगा। यदि कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है या उनका पेडअप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ एक वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है। एक डायरेक्टर मैंडेटरीली वो होंगे जो एटलीस्ट 182 डेज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहे हों। यदि कंपनी लिस्टेड है तो 1/3 डायरेक्टर मैंडेटरीली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। किसी भी कंडीशन में कोई भी इंडिविजुअल एट ए टाइम एक टाइम पे यदि एक्टिव कंपनी है तो हम मैक्सिमम 20 कंपनी से ज़्यादा में वो डायरेक्टर नहीं रह सकते। इसके तहत आउट ऑफ 20 वो 10 मैक्सिमम 10 कंपनी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर रह सकते हैं और 7 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकते हैं। मतलब एट ए टाइम 20 से ज़्यादा कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं रह सकते। यदि 20 आउट ऑफ 20 मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी में एट ए टाइम रह सकते हैं और 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के एज ए कार्य कर सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मेनली जो डिफरेंस का कारण होता है पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फ्रीली शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो भी शेयर ट्रांसफर्स करते हैं उसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स के बीच में ट्रांसफ़र शेयर होता है। अब हम बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग ऑफ कंपनी। अकाउंट ऑफ कंपनी का यदि हम अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहला होता है मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स वी रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग ऑफ कंपनी अकाउंट इज द मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन MOA। इसमें क्या क्या प्रिस्क्राइब रहता है, इसमें जो भी इनके ऑथराइज कैपिटल है, मतलब जो भी इनकी पूंजी ऑथराइज कैपिटल है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा,
इनका क्या ऑब्जेक्ट है, किस पर्पस के लिए ऑफिस खोला जा रहा है, जो भी इसमें मेंशन किया रहता है। मेनली जो बहुत सारे चीज़ें हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, लेकिन मेनली जो भी कंटेन करता है, इनका ऑथराइज कैपिटल क्या है, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, इनकी लाइबिलिटीज़ क्या है, इनकी जो शेयर होल्डर्स या ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी क्या है, इनका पर्पस क्या है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो इनका इंटरनल वर्किंग होता है, जो इनका लेट डाउन गाइडलाइंस होता है और इंटरनल वर्किंग होता है, इनके बारे में वो बात करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कि जो भी बोर्ड की पावर क्या है, डायरेक्टर्स की पावर क्या है, ऑल आर द मतलब फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव्स आप कह सकते हैं, इनके तहत आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत इनको एनालाइज किया जाता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है आर्टिकल। थर्ड डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, मतलब सिंपली ये बर्थ सर्टिफिकेट है जो आरओसी द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा इशू किया जाता है, जो एक काफ़ी अहम डॉक्यूमेंट है। दूसरा डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कब शुरुआत हुई, इनकी सर्टिफिकेट। इनको कंपनी एक 2013 में डिस्पेंस कर दिया है, मतलब समाप्त कर दिया है, लेकिन इसको कंपनी एक्ट 2019 जिसके तहत सेक्शन 10A है, यदि कोई भी कंपनी शुरुआत होती है उनको 180 दिन के अंदर आरओसी में ए डिक्लेरेशन देना होता है जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में बताता है। तो ये मैंडेटरी है, तभी ये कंपनी बोरोइंग्स के लिए एलिजिबल होता था एज पर कंपनी एक्ट 2090 सेक्शन 10A। अब बोर्ड रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशंस ये भी एक अहम डॉक्यूमेंट्स है। जो भी बोर्ड मीटिंग्स होती है, जो भी कंपनी की मीटिंग होती है, इसमें जो ऑथराइज पर्सन होता है, जो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए ऑथराइज किए जाते हैं या ऑपरेशन के लिए ऑथराइज किए जाते हैं, इनमें बोर्ड रेजोल्यूशन में मेंशंस होता है। अब होती जो भी अकाउंट्स केवाईसी से रिलेटेड जो भी कंपनी अकाउंट्स को ऑपरेट करेंगे उनका केवाईसी मैंडेटरीली लेना है और इनको रिकॉर्ड्स पे मेंटेन करना है। तो करेंट अकाउंट कंपनी अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ गया, मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बोर्ड रेजोल्यूशंस और केवाईसी ऑफ डायरेक्टर which were the authorized for the operation in the accounts। एक अहम चीज़ एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस होती है, डॉक्टराइन कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। जो भी व्यक्ति कंपनी से डील करता है या जो भी पर्सन कंपनी डीलिंग से रिलेटेड है, उनको उस कंपनी का मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फुल नॉलेज होना चाहिए। ये डॉक्टराइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंतर्गत ये मैंडेटरी है। जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, जो अपनी पावर किसी भी अदर पर्सन को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, मतलब जो उनका पावर है खुद यूटिलाइज करेंगे। एक कॉमन सील होता है, जो भी कॉमन सील एज पर जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है उनको कॉमन सील एज ए साइन सिग्नेटरी कंपनी डॉक्यूमेंट्स पर यूज किया जाना होता है। यदि कॉमन सील अवेलेबल नहीं है तो उस केस में 2 डायरेक्टर साइन करेंगे या एक डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी जॉइंटली साइन करेंगे। यदि किसी भी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है और चेक ऑर्डर्स में है और चेक पर डेथ होने की पहले की है तो वो चेक पे हम पेमेंट्स कर सकते हैं। जो भी कंपनी के नाम से चेक रहेगा किसी भी डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं बोरोइंग पावर ऑफ डायरेक्टर्स। बोरोइंग पावर ए कंपनी, बोरोइंग पावर ऑफ ए कंपनी, ध्यान दीजिएगा, बोरोइंग पावर ऑफ ए कंपनी मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन के आधार पे अराइज होता है। बोरोइंग पावर ऑफ डायरेक्टर, ये हम कंपनी की बात नहीं करें, बोरोइंग पावर ऑफ डायरेक्टर ये एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आधार पे अराइज होता है। तो बोरोइंग पावर ऑफ ए कंपनी मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन के आधार पे अराइज होता है। बोरोइंग पावर ऑफ ए डायरेक्टर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आधार पे अराइज होता है। यदि कोई भी पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डायरेक्टर है और वो पेडअप कैपिटल और रिजर्व से अधिक बोरोइंग करना चाह रहे हैं तो उनको शेयर होल्डर मीटिंग जो होती है, जनरल बॉडी मीटिंग होती है शेयर होल्डर की,
उसमें उनको परमिशंस लेना जरूरी होता है, अदरवाइज जो उससे पेडअप कैपिटल और रिजर्व से ज़्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंपनी कभी भी बंद हो सकती है उनकी इच्छा से, मतलब वॉलेंटरली, या कोई कोर्ट ऑर्डर से, या कोई कोर्ट के सुपरविजन से। 3 कंडीशन है कंपनी वाइंड अप होने की, क्लोज होने की। एक तो वॉलेंटरली है, ऐच्छिक, एक है कोर्ट ऑर्डर से या कोर्ट सुपरविजन से। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेज की। एज पर कंपनी एक्ट 2013 और एंड सेक्शन 77, सारे चार्ज, जो भी चार्ज क्रिएट होते हैं कंपनी के प्रॉपर्टी पे, उनको ROC के तहत रजिस्टर्ड किया जाना मैंडेटरीली किया गया है, जो सेक्शन 77 कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत फॉलो होता है। न्यू एक्ट के आधार पे मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, सेक्शन 79 के तहत जो भी सैंक्शन के टर्म एंड कंडीशन में कोई भी चेंजेज आती है तो हम इनको ROC में सेक्शन 79 के तहत जिस डेट में मॉडिफाइड हुआ है उसके 30 दिन के अंदर हमें ROC में रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी होता है। फिर हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। यदि कोई कंपनी लोन को रीपे कर दिया तो सेटिस्फेक्शन, जो ये सेक्शन 82 के तहत, कंपनी एक्ट सेक्शन 82 के तहत उनको 30 दिन के अंदर सेटिस्फेक्शन ROC में फाइल करना होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेज के लिए। 3 सेक्शन हमने बात करी यहाँ पे। सेक्शन 77 जो मैंडेटरीली कंपनी के प्रॉपर्टी पे जो भी चार्ज है वो ROC में दर्ज कराना होता है। सेक्शन 79 जो भी मॉडिफिकेशन होती है टर्म एंड कंडीशन में वो ROC में 30 दिन के अंदर दर्ज कराना होता है। तीसरा है सेक्शन 82 सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेज। लोन रिपेड हो गया, प्रॉपर्टीज़ को हमें रिलीज कर दिया, फिर भी जो भी सेटिस्फेक्शंस ऑफ चार्जेज हो ROC में 30 दिन के अंदर सेक्शन 82 के तहत फाइल करना होता है। ये सारे कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। 77, 79 एंड सेक्शन 82। 77 for the registration, 79 for the modification, section 82 for the satisfaction of charges। अब हम आते हैं किस ROC में चार्ज को रजिस्टर्ड करें, क्योंकि कंपनी ऑल ओवर द कॉस्मोपॉलिटन्स में डील करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया में डील करता है। तो कंपनी का जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होता है हमें वहां के ROC में चार्ज कराना दर्ज होता है। सपोज कोई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रायपुर में है और उन्होंने लोन दिल्ली से लिया है, कलकत्ता से लिया है, तो वो चार्जेज रजिस्टर्ड कंपनी रायपुर में है तो वहाँ पे उनको दर्ज कराना पड़ता है। फॉर्म कौन सा अप्लीकेबल होता है? यदि हमें नया चार्ज क्रिएट करना है या चार्ज को मॉडिफाई करना है तो फॉर्म नंबर है CHG1, और वही सेटिस्फेक्शन के केस में फॉर्म नंबर CHG4 अप्लीकेबल होता है। अब इसमें आती है ROC में हमने लोन कर दिया तो कब तक हम चार्ज रजिस्टर्ड करा सकते हैं? इसे मैक्सिमम पीरियड होती है 30 डेज। 30 डेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम चार्ज ROC में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या जो भी नॉमिनल उनका फीस है उनको पे करके हम कर सकते हैं। यदि 30 डेज क्रॉस कर दिया जाता है तो ROC द्वारा फिर भी मैक्स 30 डेज का प्रोविज़न दिया जाता है, मतलब 30 + 30, तो हमें एडिशनल फ़ी पेमेंट्स करना होता है। सपोज 60 डेज में भी चार्ज क्रिएट नहीं हुआ तो फिर अगेन 60 डेज का प्रोविज़न है जहां हमें एड वॉलरम फ़ी और एडिशनल फ़ी दोनों पे करना होता है, और चार्ज ROC में रजिस्टर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले एड वॉलरम फ़ी और एडिशनल फ़ी पे करना होगा, तब वो चार्ज जाके क्रिएट होगा। अब बात होती है कि किसकी ड्यूटी होती है ROC में चार्ज क्रिएट? ये प्राइमरी ड्यूटी है कंपनी का, लेकिन बैंक फॉर अपनी सेफ्टी यदि 30 डेज तक कंपनी नहीं कराती है तो बैंक इनको टेक केयर करती है और बैंक्स इस पर चार्ज कराने के लिए आगे अपना कदम उठाती है। यदि फिर भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है 60 दिन में तो ये अनसिक्योर क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है।
जो प्रायोरिटी ऑफ चार्जेज होता है वो डेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर डिक्लेयर किया जाता है। जिसकी डॉक्यूमेंटेशन पहले हो उनकी चार्ज पहली मानी जाएगी। धन्यवाद।